हेलो एवरीबॉडी, हम गगनप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 7 पोस्ट मौर्यन एरा। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मौर्यन एम्पायर, जहां पे हमने देखा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर पूरा भारतवर्ष एक सिंगल रूलर के अंडर आता है। एंड देन हमने अशोक का एम्पायर किया था। एंड अशोक के एम्पायर में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने एडिक्ट्स और पिलर के थ्रू बुद्धिज्म को जगह जगह फैलाया और उन्होंने अपना धम्म का जो मैसेज था वो भी इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे नेटिव रूलर्स का जो रूल था इंडिया में, भारतवर्ष में, वो खत्म होता है और फॉरेन रूलर्स का फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया अटैक होता है भारत पे। तो शुरू करते हैं। देखो, जब हम पोस्ट मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 200 BC से लेके 300 AD तक। Brihadrath was the last ruler of Mauryan Empire. Brihadrath gets killed by पुष्यमित्र शुंग in 185 BC में। तो when he gets killed, that is the end of Mauryan Empire। अब शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न। अब पोस्ट मॉडर्न एरा में भारत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एक एरिया में होगा, देन सेंट्रल एरिया आएगा, सेंट्रल ईस्ट एंड डेक्कन एरिया, एंड फिर हम साउथ में जाएंगे। तो इन 3 एरियाज में हमने पोस्ट मॉडर्न एरा को डिवाइड किया है ABC में। एंड वी विल सी कि कैसे नॉर्थ वेस्ट में फॉरेन रूलर्स का अटैक होता है एंड फिर जो नेटिव रूलर्स हैं वापस मगध, पाटलिपुत्र वाला एरिया एंड डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में नेटिव रूलर्स आते हैं मौर्यन के बाद। एंड साउथ में चोलास, चेरास और पांड्यास का रूल इस टाइम में आता है। तो एज फार एज फॉरेन रूलर्स का अटैक इज कंसर्न्ड वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट तक ही सीमित है। बाकी इंडिया जो है, बाकी जो भारत है, वहां पे आज भी यानी कि पोस्ट मॉडर्न एरा में भी नेटिव रूलर्स का ही राज्य है। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं बैक्ट्रियन ग्रीक्स की। अब होता क्या है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये इसको हम एलेक्स भी बोल लेते हैं, 326 BC में ही कम्स टू इंडिया थ्रू खैबर पास। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे इसकी पोरस के साथ बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। ही डिफीट्स पोरस, बट आगे नहीं बढ़ता है ये गंगा नदी की तरफ और वहीं से थक हार के पीछे चला जाता है, वापस चला जाता है। ही रिट्रीट्स एंड ऑन द वे बैक टू ग्रीस ही डाइज। ठीक है, तो 323 BC में इसकी डेथ हो जाती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। बट विद इन 1 ईयर, दैट इज इन 325 BC में ही, यानी विद इन 1 ईयर ऑफ अटैकिंग इंडिया, 325 BC में ही दैट एरिया ऑफ इंडिया इज कैप्चर्ड अगेन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि फॉरेन रूलर से वापस नेटिव रूलर्स के पास रूल आ जाता है। सिर्फ 1 साल के लिए फॉरेन रूलर के पास, अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास, इंडिया के कुछ पार्ट्स का रूल रहा। बट देन अगेन चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य गेट्स हिज भारत बैक। तो 325 में वापस आ गया था। तो इस पीरियड को हम नहीं कंसिडर करते हैं कि ठीक है आया था 1 साल के लिए निकल गया। तो नॉर्मली ये जो पीरियड है 200 BC से 300 AD, दैट इज वेयर एक्चुअली फॉरेन रूलर्स केम एंड दे रूल्ड फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले द एरिया वी आर डिस्कसिंग हियर इज बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया क्या जगह है? देखो, इट्स नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। बैक्ट्रिया इज द जोग्राफिकल प्लेस जो हिंदू कुश माउंटेन्स, देखो यहां पे कहीं आता है, दीज आर हिंदू कुश माउंटेन्स एंड यहां पे पामीर नॉट है। तो ये जो एरिया है बीच में, जो प्लेन्स हैं, इसको कहते हैं बैक्ट्रिया। यहां तक बैक्ट्रिया तक ईरान का एक्सटेंशन थी, ईरान के लोग यहां पर रहते थे। बट अलेक्जेंडर द ग्रेट कम्स, तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी मेजॉरिटी एरिया वापस ले लिया था। बट कुछ एरियाज अभी भी ग्रीक्स के अंडर थे। तो यू कैन इमेजिन कि ग्रीक्स का एक्सटेंड यहां तक आ चुका था। ईस्टर्न मोस्ट एरियाज ऑक्यूपाइड बाय ग्रीक्स वाज बैक्ट्रिया तक उनका राज्य था। एंड यहां पे जो ग्रीक्स रहते थे उनको बोलते थे बैक्ट्रियन ग्रीक्स। ठीक है। अब अलेक्जेंडर के जाने के बाद अलेक्जेंडर का एक जनरल था, अलेक्जेंडर का एक सेनापति था सेल्यूसिस।
ठीक है, सेल्यूसिस वन ही रूल्स दिस एरिया। अब ये व्हेन सेल्यूसिस वन का जो राज्य शुरू होता है बैक्ट्रिया में, तो दैट इज द फाउंडेशन ऑफ बैक्ट्रियन ग्रीक्स इन इंडिया, इन बैक्ट्रिया। बट सेल्यूसिस वन, जो सेल्यूसिड एम्पायर है, वो उनका मौर्यन एम्पायर के साथ एक युद्ध होता है अराउंड 305 BC। मौर्यन एम्पायर जो बची खुची टेरिटरी सेल्यूसिस के पास थी वो भी वापस लेना चाहता था। फाइनली सेल्यूसिस और चंद्रगुप्त मौर्य में एक पीस ट्रीटी होती है और 500 हाथी देके वो जो बाकी बचे खुचे 5 टेरिटरीज थी ग्रीक्स के अंडर, वो भी भारत में वापस ले ली जाती हैं। अब होता क्या है कि सेल्यूसिस के बाद और उनके ग्रीक रूलर्स आते हैं। फिर एक रूलर आता है हु वाज बोर्न इन बैक्ट्रिया ओनली। सेल्यूसिस था, ही वाज बोर्न इन ग्रीस, वहां से ये आया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको यहाँ पे एज गवर्नर, एज अपना सब रूलर छोड़ दिया था। बट ऑन द वे व्हेन अलेक्जेंडर डाइज, तो सेल्यूसिड एम्पायर यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स में सबसे जो प्रतापी, जैसे मौर्यन टाइम में हमने अशोक का देखा था कि मौर्यन एम्पायर अपनी जेनिथ में आता है अशोक के टाइम पे, ऐसे ही इंडो ग्रीक्स के टाइम पे जो पीक पे जो रूलर उस राज्य को, उस एम्पायर को लेके आता है, दैट इज मिनेंद्र। देखो, मिनेंद्र की जो कैपिटल थी दैट वाज आज की तारीख में जो पाकिस्तान में सियालकोट जगह है, ठीक है, सगाल भी बोलते थे, सियालकोट आज की तारीख में नाम है, तो दैट वाज हिज कैपिटल। एंड थोड़ी अगर आप रिजेंबलेंस देखें तो आपको पंजाब में भी या पाकिस्तान में भी ग्रीन आइज वाले या बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग मिल जाएंगे। एंड अगर आप नाम भी देखें, पंजाब में नाम कैसे रखे जाते हैं, हरिंदर, सुरिंदर, तो दैट रिजेंबल्स द नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रीक रूलर्स ऑल्सो, मिनेंदर, एलेक्जेंडर, ठीक है। तो कुछ कुछ आप ट्रेस कर सकते हैं उनके साथ हमारी जीनियोलॉजी, ठीक है। अब ये दिस इज मिनेंदर एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक एम्पायर। आप इनके फीचर्स भी देख सकते हैं एज कंपेयर टू जो नेटिव रूलर्स थे जो हमने पहले भी देखे हैं। ही हैज़ वेरी ग्रीक फीचर्स, वेरी शार्प नोज, वेरी शार्प जॉ लाइन, जो प्रॉपर ग्रीक फीचर्स हैं इनके, वेरी शार्प फेशियल फीचर्स। एंड he played a very important role in the spread of Buddhism। देखो, इन्होंने ऐसा कुछ बुद्धिज्म के अगेंस्ट कोई अपना इनका एजेंडा नहीं था। दे एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड इनफैक्ट उनके प्रोपेगेशन में, उसके स्प्रेड में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अपनाया। इसके लिए एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि नागसेना, जो नागार्जुन, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म, स्पेशली महायान बुद्धिज्म में इनका बहुत नाम आता है, नागार्जुन की कॉन्वर्सेशन हुई थी मिनेंदर के साथ। तो दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन यूपीएससी के नागार्जुन वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ मिनेंदर, क्योंकि इन दोनों की एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें नागार्जुन एंड्स अप कन्विंसिंग मिनेंदर दैट बुद्धिज्म इज़ अ वेरी गुड रिलीजन एंड यू शुड कन्वर्ट टू इट, एंड फाइनली ही गेट्स कन्विंस्ड और फिर वो बुद्धिज्म को अपना भी लेते हैं। तो इस जो इनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो सवाल जवाब मिनेंदर ने किए थे और उसके जो सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नागार्जुन ने दिए थे, उसकी कंपाइलेशन एक बुक में है, दैट इज मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, द पन्हो वर्ड इज अ पाली वर्ड एंड इसको बोला जाता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। अब इसमें उन्होंने बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, जो रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे कि व्हाट इज रीबर्थ, मौत के बाद क्या होता है, रीबर्थ, डू यू बिलीव इन द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, और ऐसे से बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछते हैं, इज देयर हेल एंड हेवन। तो नागार्जुन ने इसके बड़े सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए थे एंड दैट इज हाउ मिनेंदर गॉट कन्विंस्ड। इसका आप कुछ क्वेश्चंस आपको नेट पे मिल जाएंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट एज ऑफ नाउ दिस इज इनफ। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मिनेंदर और नागार्जुन के बीच में। फिर क्या होता है कि हाँ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, नॉर्मली आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे कोचिंग वाले भी आपको पढ़ा रहे होंगे कि कनिष्क रूलर जो था, जो कुषाण एम्पायर के थे, कुषाण एम्पायर वॉज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ऐसा नहीं था। इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन आए हैं
इशू किए हैं इंडो ग्रीक्स ने। देखो इससे पहले हमने निष्क वर्ड एक पढ़ा था, आई थिंक इंडस वैली या वैदिक के टाइम पे पढ़ा होगा उसको। दैट वाज एन ऑर्नामेंट, दैट वाज नॉट अ प्रॉपर कॉइन। वो एक गोल्ड का ऑर्नामेंट था जिसका एक पर्टिकुलर साइज एंड पर्टिकुलर वैल्यू थी, इसलिए जब आपने वेट और वैल्यू फिक्स कर दी देन इट कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी। बट एज फार एज गोल्ड कॉइन इज कंसर्न्ड, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप याद रखें, दे वर नॉट इशूड बाय कुषाण एम्पायर कनिष्क। तो ये हैं इनके गोल्ड कॉइन्स। देखो अगेन गोल्ड पे जो फोटो बनी हुई है उस फोटो से ये आप बता सकते हैं कि ये ग्रीक रूलर की फोटो है। लुक एट द फीचर्स, द वेरी शार्प, वेरी इंग्लिश ग्रीक फीचर्स। ऐसे आप कहते हैं ना कि नॉर्मली ऋतिक रोशन इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद ग्रीक गॉड के भाई बड़े आंखें उनकी बिल्ली जैसी आंखें हैं या बहुत ही लाइट कलर्ड आईज एंड वेरी शार्प नोज, वेरी शार्प फीचर्स। तो ऐसे फीचर्स ग्रीक लोगों के होते हैं। ऐसे ही फीचर्स हमें इन कॉइन्स पे देखने को मिलते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इंडियन नेटिव रूलर्स के कॉइन्स में उनकी फोटोज कैसे थे, तो यू विल बी एबल टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट के इंडियन रूलर्स के फीचर्स इतने शार्प नहीं थे, वेरी राउंड इन शेप। ठीक है, फिर आता है एक गांधार आर्ट के बारे में। गांधार आर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पे सवाल भी आया था। देखो दैट आई थिंक मेंस में एक सवाल था कि गांधार आर्ट को उसमें ग्रेको रोमन आर्ट से लिंक करना था। तो देखो गांधार आर्ट जो थी, गांधारा वाज अ प्लेस इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, जो आज का कांदाहार है, दैट इज जस्ट वन सिटी, बट गांधार वही रीजन है, थोड़ा बड़ा है। पेशावर जो जगह है आज की वो गांधार में आती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इट वॉज अ बिग एरिया। तो गांधार आर्ट जो है दैट इज अ मिक्स, वो एक मिश्रण है ग्रेको, जो हेलेनिस्टिक भी बोलते हैं। हेलेनिस्टिक वर्ड मतलब ग्रीक ओरिजिन का है, ग्रीक से आया है। तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो थी, जो वहाँ का जो कल्चर था उसका मिश्रण हुआ था लोकल जो गांधार का कल्चर था इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग अ स्टैचू। आर्ट कैसे फॉर्म होती है, तो आर्ट में दोनों उसके रूट्स लिए गए थे, दोनों उसके एलिमेंट्स लिए गए थे। दैट वाज गांधार आर्ट एंड गांधार आर्ट वाज प्रमोटेड बाय इंडो ग्रीक्स, स्पेशली मिनेंद्र। तो दिस इज वन पॉइंट जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दे वेलकम्ड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये हो गया। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इनफैक्ट इंडो ग्रीक्स के जो हमारे सेंट्रल इंडिया में जो रूलर्स थे, नेटिव रूलर्स थे, उनके साथ भी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। ठीक है, विल स्टडी इट इन दिस लेक्चर ओनली। अब आगे आ जाओ, अभी हमने बैक्ट्रियन ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं द शाक्स, द सीथियंस। इसको स्काइथियंस नहीं बोलते हैं, इसको सीथियंस बोलते हैं। ठीक है, शाक्स जो थे, अब इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियन ग्रीक्स केम फ्रॉम ग्रीस। The Sharks, the Scythians, they came from Scythia. Where is Scythia? Scythia is in Central Asia. ये जो एरिया है आपका, ये देखो, दिस इज जो कजाकिस्तान, आज का जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला एरिया है, दैट इज सीथिया। यहाँ से ये लोग आए थे। तो बेसिकली ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से ये ईरान में बसे काफ़ी सेंचुरीज तक, एंड फिर ईरान से ये लोग इंडिया में घुसे। अब इनके कॉइन्स देखो, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स बहुत इन्होंने निकाले थे, एंड इनके सिल्वर कॉइन्स में लुक एट द फीचर्स, द वेरी राउंड बिग आईज, राउंड नोज। ठीक है, और नोज में भी एक तरह की यू कैन सी के नोज चढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, दिस इज जीव दमन, दिस इज नाहपन। तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रीक किंग एंड अ लोकल नेटिव रूलर। नेटिव तो इसको नहीं बोलेंगे, बट ये जो सेंट्रल एशिया के थे, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाले जो रूलर्स थे उनके फीचर्स अलग थे, एंड ग्रीक जो रूलर्स थे उनके फीचर्स बहुत शार्प थे। ठीक है, अब ये जो थे, अब इनकी एक 5 ब्रांचेस थी इनकी, जो अलग अलग एरियाज में रूल करती थी। एक ब्रांच अफगानिस्तान में रूल कर रही है, एक ब्रांच पाकिस्तान में। उस टाइम पे ये नाम नहीं थे, बट इंडिया के अलग अलग किंगडम्स थे। 5 ब्रांचेस थी और 5 अलग अलग इनके किंगडम्स थे शाक्स के। इसमें से इनकी एक खासियत थी दैट दे रूल थ्रू गवर्नर्स।
उन्होंने अपने अंडर गवर्नर्स को प्रॉक्सी, जैसे कह ले प्रॉक्सी रूलर, कि भाई मैं अलग कहीं बैठा हूँ, मेरे अंडर 4-5 सब रूलर्स हैं, वो रूल करेंगे मेरे नाम पे, ऑन माय बिहाफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी या और भी स्टेट सिविल सर्विसेज में ये सवाल पूछा जाता है कि जो शार्क्स थे इनको, और इनकी एक ब्रांच जो थी सीथो पार्थियंस, मतलब वो सीथिया वाले जो ईरान में आके बसे थे, वन एंड द सेम थिंग है ये। दे रूल्ड थ्रू क्षत्रप्स, और क्षत्रप्स का मतलब है गवर्नर्स थे। तो महाक्षत्रप्स होते थे जो बेसिकली रूलर ही हैं मोस्टली, जैसे इनके प्रिंस या इनका बेटा ही महाक्षत्रप उसको बना दिया, दैट इज ही इज रूलिंग दैट एरिया। या फिर इन्होंने किसी गवर्नर को अपने अंडर किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग जनरल या सेनापति को वहाँ रूल करने के लिए भेज दिया। तो ये शार्क्स की एक बहुत ही खासियत थी। दिस वॉज अ वेरी पेक्यूलियर प्रैक्टिस रिलेटेड टू शार्क्स। अब एक और जो इनकी 5 ब्रांच में से एक ब्रांच थी जिनको शार्क पहलवास भी बोला जाता है। तो पहलवास एक और किंगडम था, एक और एम्पायर था जिनकी बिहाफ पे द शार्क्स रूल्ड वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया को ये रूल कर रहे थे, इसलिए ये वाली जो ब्रांच है इसको वेस्टर्न क्षत्रप्स भी बोला जाता है, जो पहलवास के बिहाफ पे वेस्टर्न इंडिया को रूल कर रही थी, गुजरात और राजस्थान और थोड़ा सा पंजाब वाला जो एरिया है ये। तो ये इतना याद रखना है, फॉरेन रूलर्स के बारे में इतनी डेप्थ में सवाल नहीं आता, आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, कौन से टाइम की क्या बात हो रही है, मिनेंदर कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, नागार्जुन के टाइम के, शार्क्स की स्पेशलिटी क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने अभी आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो थर्ड फॉरेन रूलर की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर चुके हैं इंडो ग्रीक्स एंड बैक्ट्रियन ग्रीक्स की, देन शार्क्स जिनको सीथो पार्थियंस भी बोलते हैं, एंड देन थर्ड इज कुशान्स। अब ये लोग जो थे ये भी सेंट्रल एशिया वाले एरिया से आए थे, बट नॉट द सेम एज शार्क्स। ये इनका एरिया था नॉर्थ ऑफ चाइना, चाइना का जो आज का शिनजियांग वाला एरिया है, शिनजियांग प्रोविंस, जहाँ पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के लिए वो न्यूज़ में रहता है। शिनजियांग वाली उस टाइम का जो शिनजियांग एरिया था, वहाँ पे एक ट्राइब थी, टोचारी ट्राइब। टोचारी ट्राइब से ही ये घूम के यहाँ पे आए, यहाँ पे बसे, यहाँ पे देवर कॉल्ड कुशान्स। टोचारियंस बोलते थे, इनकी एक और वर्ड है टोचारी ट्राइब बोलते थे, या फिर यूची ट्राइब। एंड इनकी भी 5 ब्रांच थी, जो 5 में से जो एक ब्रांच थी दैट वाज कुशान्स। तो ये देखो, दिस इज इंडिया, ठीक है, इंडिया का ये हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे दिस इज शिनजियांग, जो आज का शिनजियांग है, यहाँ पे टोचारी लोग रहते थे, यूची ट्राइब। एंड यहाँ से फिर ये घूम के काराकोरम रेंज, देखो दिस इज काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज को क्रॉस करके पासिस के थ्रू, जब बर्फ़ नहीं पड़ रही है तो वहाँ से आके ये यहाँ पे इन्होंने इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर आके अपना राज्य किया। ये देखिए, दिस इज कनिष्का's एम्पायर, कनिष्का कुषाण एम्पायर के, कुषाण साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे। तो ये देखो, दिस इज यहाँ पे कहीं हमारी काराकोरम रेंज है, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आके रहते हैं। तो दे हैड फुल कंट्रोल ऑन, एक यहाँ पे जो सिल्क रोड जाती थी जो इस एरिया को कनेक्ट करती थी, अफगानिस्तान वाले एरिया को चाइना वाले एरिया से कनेक्ट करती थी, दे हैड फुल कंट्रोल ऑन इट। एंड लेटर विल सी हाउ दिस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है। तो ये जो थे यूची ट्राइब के थे, एंड इनके फाउंडर, अब आज का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल यूपीएससी का प्रीलिम्स में स्पेशली, दे फोकस मोर ऑन हु वॉज द फाउंडर एंड हु वॉज द लास्ट रूलर। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम किसी वंश की बात कर रहे हैं तो उसका फाउंडर कौन था और उसका लास्ट रूलर कौन था, ये आप ज़रूर ध्यान से सुनें। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कदफिसेस, ठीक है, कदफिसेस 1, या फिर इसको कुजिल कदफिसेस भी कहते हैं, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण साम्राज्य, 15 AD से 64 AD। अब पीरियड की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि AD शुरू हो चुका है, क्राइस्ट के बाद का टाइम, एंड फर्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी AD। एंड फर्स्ट जो फाउंडर है इनका कुजुल कदफिसेस, ठीक है। इन्होंने कुषाण एम्पायर का फाउंडेशन रखा एंड बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे।
इनके अब देखो जो भी अच्छा रूलर जो होता है ना वो उनको बहुत बड़े बड़े टाइटल्स मतलब वो बहुत प्राउड राजा होते हैं एंड उन्होंने अपने लिए खुद ही बहुत बड़े बड़े टाइटल्स रखे होते हैं। तो इन्होंने 2 टाइटल्स अपने लिए रखे थे अपने नाम के साथ जो जोड़ते थे, जो कि काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शंस में लिखा मिला है। सच धर्मतिदास ये नाम था इनका, और धर्मतिदास। तो ये 2 इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं इनके नाम। क्वेश्चन कैन बी कि ये जो 2 टाइटल्स हैं वो किस राजा से रिलेटेड थे। तो देन यू कैन से द फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर, कुजुल कदफिसेस। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि कॉपर के कॉइन्स आर रिलेटेड टू कुषाण एम्पायर। अभी तक हमने देखा कि गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स, फिर सिल्वर कॉइन्स हमने देखे थे, शार्क्स ने सिल्वर कॉइन्स बहुत सारे निकाले थे। कुषाण गोल्ड कॉइन्स तो निकालेंगे ही, बट इन्होंने कॉपर भी निकाले थे, कॉपर के कॉइन्स। अब इसके बाद जो सेकेंड रूलर आता है दैट इज विम कदफिसेस जो कि कनिष्क के पिता थे, क्योंकि इसके बाद कनिष्क का रूल शुरू हो जाएगा। तो विम कदफिसेस, अब कुषाण एम्पायर की देखो आप ये याद रख लो, ऑल्दो कुजुल कदफिसेस वाज अ बुद्धिस्ट, इसके बाद जितने भी रूलर आएंगे वो शैविज्म को मानते थे, वो शिव की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी अपने कॉपर के कॉइन्स पे भी शिव की आपको प्रतिमा दिखाई देगी। तो शैविज्म कुषाण साम्राज्य के रूलर्स के साथ वेरी इंटेग्रली जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद शैविज्म प्रैक्टिस करते थे। कुषाण एम्पायर की एक खासियत थी कि इट वाज अ कल्चरल मिक्स ऑफ मेनी रिलीजन्स। देखो बुद्धिज्म तो वहाँ पे था ही, बुद्धिज्म बहुत स्प्रेड हुआ है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक में पढ़ाया था जैनिज्म बुद्धिज्म वाले चैप्टर में कि कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो कनिष्क खुद शैविज्म को प्रैक्टिस करते थे, बट उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया। फिर फर्स्ट जो कुषाण एम्पायर थे ये कुजुल कदफिसेस, इन्होंने ये खुद बुद्धिस्ट थे। सेकंड उन्होंने भी बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए काफ़ी काम किया, बट देन अगेन ही हिमसेल्फ प्रैक्टिस्ड शैविज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉर्ड शिवा को मानते थे और खुद को वो महेश्वर बोलते थे। एंड आप कॉइन्स देखो, जो कॉपर के कॉइन्स है यहाँ पे आपको त्रिशूल दिखेगा और बुल, जो ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल, एंड बुल यहाँ पे नंदी को दिखाया गया है। तो दैट डिपिक्ट्स कि दे वर फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म। फिर जो अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विम कदफिसेस जो था ही वॉज द फर्स्ट कुषाण एम्परर टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइनेज। कॉपर और सिल्वर, देखो सिल्वर पहले से चला आ रहा था शार्क्स के टाइम से, कॉपर आ गया था इनके टाइम पे, जो फाउंडर था कुजुल के टाइम पे। विम के टाइम पे आ जाता है गोल्ड कॉइन। तो कुषाण में भी कौन से एम्परर के टाइम पे आया? विम कदफिसेस के टाइम पे गोल्ड कॉइनेज शुरू होती है। एंड अब कुषाण एम्पायर अपनी पीक पे, अपने जेनिथ पे पहुंचता है कनिष्क के टाइम पे। देखो कनिष्क कटारिया वाज एन AIR-1 ऑल्सो इन 2018, तो उससे भी आपको कुछ कुछ याद रहेगा। बट यहाँ पे हम कनिष्क, असली कनिष्क की बात कर रहे हैं, हु रूल्ड फ्रॉम 78 to 101 AD। ठीक है, अब इन्होंने, ही वॉज द वन जो इंडस रिवर से ईस्ट में जब कुषाण एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ है, ही वॉज द वन हु डिड इट, ही वॉज द वन हु लेड इट। ठीक है, इनके भी गोल्ड कॉइन्स देखो, जो कनिष्क ने इशू किया था गोल्ड कॉइन, लुक एट इट। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इन्होंने बहुत भारी कपड़े पहने हुए हैं एंड हाथ में कुछ लिया हुआ है, बट दैट इज नॉट त्रिशूल, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन इट्स अ, जो इन्होंने, जो कनिष्क के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे, देवर ऑफ हायर प्योरिटी, काफ़ी प्योरिटी पिछले गोल्ड कॉइन से ज़्यादा थी। तो इसका मतलब मेटलर्जी में या प्योरिटी बढ़ाने की इंजीनियरिंग इनको आती थी। ये अब आगे आ जाओ। हाँ, इनकी जो थी 2 कैपिटल्स थी, एक तो गांधार में पेशावर जगह थी जो कि आज के पाकिस्तान में आती है, एंड एक कैपिटल थी इनकी मथुरा में।
अब अगेन हमने जो पहले गांधार आर्ट की बात करी है, तो व्हेन गांधार आर्ट पे अब कोई भी सवाल आएगा तो डू कनेक्टेड। इनफैक्ट जो ग्रेको रोमन का गांधार आर्ट से रिलेटेड जो सवाल आया था यूपीएससी में कुछ 3-4 साल पहले, उसमें भी अगर आप ये मेंशन करते कि मिनेंदर के टाइम पे गांधार आर्ट पीक पे गई थी एंड ही एक्चुअली प्लेड अ वेरी बिग रोल इन प्रमोशन ऑफ गांधार आर्ट विच इटसेल्फ वाज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेको रोमन एंड द लोकल जो कल्चर था। एंड फिर आप उसको अगर आप कनिष्क के से भी रिलेट करो कि कनिष्क के टाइम पे भी, क्योंकि कनिष्क की 2 कैपिटल्स थी, एक गांधार में पेशावर और एक मथुरा, तो जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो कनिष्क के टाइम पे व्हाट वाज द कंपैरिजन, व्हाट वाज द रिजेम्बलेंस एंड हाउ वन रूलर प्रमोटेड बोथ द आर्ट्स, मथुरा एंड गांधार। फिर देखो अब ये जो स्टेटमेंट है, ऑल्दो बहुत सारी आपको स्टैंडर्ड हिस्ट्री बुक्स में यही स्टेटमेंट मिलती है कि जो शाक एरा है दैट स्टार्टेड विद 78 एडी एंड यूपीएससी में जो कुछ साल पहले सवाल आया था वो भी इसी तरीके से सही होगा कि जो शाक एरा है ये कब शुरू हुआ था, 78 एडी। बट यूपीएससी ने ये नहीं बोला था कि शाक एरा इज रिलेटेड टू कनिष्क। हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं कि शाक एरा इज रिलेटेड टू कनिष्क, बट देन शाक क्यों बोला गया उसको फिर, अगर कनिष्क से रिलेटेड था, अगर शाक एरा बोला जा रहा है तो दैट हैज़ टू बी रिलेटेड टू शाक, द शाक्स थे जिन्होंने, जो फॉरेन रूलर्स थे। तो अभी लास्ट 10 ईयर्स में जो जब हम लेटेस्ट रिसर्च की बात करते हैं तो हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं। लास्ट 10-15 ईयर्स में जो स्कॉलर्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, उन्होंने ये बोला है कि नो, शाक एरा के नॉट बी रिलेटेड टू कनिष्क, कनिष्क से रिलेटेड ये नहीं है। शाक एरा इज रिलेटेड टू शाक रूलर, जो शाक्स के टाइम पे था। तो शाक एरा शुरू होता है 78 एडी। बेसिकली जो ये कैलेंडर है, जैसे क्राइस्ट, बेसिकली हम आज की तारीख में जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, आज 2023 चल रहा है, दैट इज जो क्राइस्ट वाला जो एरा है, जीरो से हम क्राइस्ट के बर्थ को जीरो बोलते हैं। बट हमारे जो नेटिव रूलर्स थे उस टाइम पे, या अभी भी काफ़ी जो पुराने टाइम के जो कैलेंडर्स फॉलो होते हैं काफ़ी एरियाज़ में, तो दे फॉलो शाक एरा, और एक विक्रम एरा भी था, ठीक है। तो शाक एरा स्टार्ट्स विद, शाक का जीरो आता है क्राइस्ट वाला 78 एडी। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। अगर आपको बोलते हैं कि क्राइस्ट वाला जो 78 एडी को शाक एरा में कन्वर्ट करो तो जस्ट -78 कर देना, आपका शाक एरा आ जाएगा। अब ये जो थे इनका, हाँ, कनिष्क का एक इम्पॉर्टेंट, जैसे पहले हमने देखा था कि टाइटल्स इन्होंने यूज़ किए थे कुजुल ने, ऐसे ही कनिष्क का एक टाइटल था देवपुत्र। इन्होंने अपना नाम रखा था देवपुत्र, द सन ऑफ गॉड। And he has been shown wearing peaked helmet on some coins। कुछ कॉइन्स में उनको हेलमेट पहने हुए दिखाया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमने हेलमेट पहनी देखी है ग्रीक रूलर्स। नॉर्मली अगर आप बहुत सारे कॉइन्स अगर आपको दिखाए जाएं तो ग्रीक रूलर्स ऑलवेज यूज्ड टू शो अप विद कैप्स, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट कनिष्क वॉज वन सच रूलर जिसके साथ हमने दिख रहा है कि इन्होंने कुछ कॉइन्स में हेलमेट पहनी हुई है, ठीक है। हाँ, अब हम आ जाते हैं सिल्क रूट। पहले तो आप जान लो, जिनको नहीं पता है, कि सिल्क रूट थी क्या। सिल्क रूट, ये एंशिएंट सिल्क रूट थी। ये एक ऐसी रोड थी, पहाड़ों से गुजरते हुए, पासेस से गुजरते हुए, हर तरह के टेरेन से गुजरते हुए एक ऐसा रूट था जहाँ से पैदल ट्रेडर्स, मर्चेंट्स यात्रा करते थे एंड ट्रेड होता था अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस सिविलाइजेशंस, अक्रॉस किंगडम्स। तो दिस वॉज वन सच वे ऑफ cultural exchange between different kingdoms, not just trade, not just exchange of coins, but cultural values भी exchange होते थे। बुद्धिस्ट जो ट्रैवलर्स थे वो भी सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल करते थे, और भी जो ट्रैवलर्स थे they used to write travelogues traveling through this path। अब इसके यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है कि ये जो सिल्क रूट था, क्योंकि कुषाण साम्राज्य खुद ये चाइना से आए थे, शिनजियांग एरिया से आए थे, तो चारीस थे ये, तो इनका काराकोरम जो माउंटेन रेंज है उससे पास करके ही आए थे, उसमें जो पास बना हुआ है। तो दे हैड कंट्रोल, इनका साम्राज्य इतना स्प्रेड आउट था, तो दे हैड कंट्रोल ओवर जो सिल्क रूट जो काराकोरम को काट के चाइना तक पहुंचती थी। तो बिकॉज दे हैड कंट्रोल,
and because they were patrons of Buddhism, this helped the spread of Buddhism to China. And China में जब Buddhism पहुंचा तो that led to 200 years of peace and stability in China. This was a big accomplishment of Kushan Empire, and ये जहाँ जहाँ कुषाण एम्पायर के थ्रू बुद्धिज़्म फैला जिन जिन रीजन्स में, उस और वहाँ से वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी आई, इस चीज़ को बोलते हैं पैक्स कुषाण. पैक्स कुषाण मतलब कुषाण ने जगह जगह बुद्धिज़्म को पहुँचाया और वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी लेके आए. ठीक है, ये हो गया. अब वासुदेव वॉज द लास्ट किंग ऑफ कुषाण एम्पायर. डू रिमेंबर दैट. एंड इन्होंने, इनका क्या टाइटल था? इनका टाइटल था शाओ नो शाओ. अगेन मैं भी बता रही हूँ कि चाइना से आए थे, तो चाइना वाले वर्ड्स आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो. शाओ नो शाओ इन्होंने टाइटल था. एंड ये भी शैविज्म को मानते थे, शिव के भक्त थे. एंड दिस कैन बी सी, जो वासुदेव ने जो कॉइन्स इशू किए हैं उसमें आप देख सकते हो. अगेन ये एक त्रिशूल है, ट्राइडेंट है, एंड ये नंदी है, बुल है. तो शैविज्म डायरेक्टली आंखें बंद करके टिक करना, फर्स्ट रूलर को छोड़ के बाकी सब शैविज्म प्रैक्टिस करते थे कुषाण साम्राज्य में. अब आ जाओ कुषाण कनिष्क के टाइम पे कौन कौन से स्कॉलर्स थे, कौन कौन से विद्वान लोग थे उस टाइम पे. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट इज अश्वघोष. अश्वघोष वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. जैसे नागार्जुन वॉज अ बुद्धिस्ट, नागार्जुन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर जिन्होंने मिनेंद्र को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा दिया था. बट अश्वघोष वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, ही वॉज अ शिष्य ऑफ नागार्जुन. ठीक है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है दैट वॉज प्रिजाइडेड बाय नागार्जुन. ठीक है, अब अश्वघोष ने बुक्स लिखी थी काफ़ी. बुद्ध चरित लिखी थी. बुद्ध चरित मतलब बुद्ध की बायोग्राफी, चरित मतलब होता है बायोग्राफी, तो बुद्ध चरित लिखी थी. इसके अलावा उन्होंने सौंदर्य आनंद लिखी थी. सौंदर्य आनंद, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट इट इज़ कि जो सौंदर्य आनंद बुक थी दैट वॉज अबाउट सुंदरी एंड आनंद. इट इज़ अ महाकाव्य रिटन इन संस्कृत, एपिक पोएम जो बोलते हैं. तो इसमें इन्होंने मेंशन ये किया है कि कैसे गौतम बुद्ध ने उनका जो हाफ ब्रदर था नंद, आनंद नहीं नंद उनका हाफ ब्रदर था, एंड ही वॉज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी. उनकी वाइफ थी सुंदरी के साथ वो ही वॉज इन लव विद सुंदरी एंड ही वॉज लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड हाउस होल्ड लाइफ. बट गौतम बुद्ध आते हैं और वो नंद को कन्वर्ट करते हैं, एक मठ का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं. एंड ही कन्वर्ट नंद इनटू बुद्धिज्म, द मोनास्टिक लाइफ ऑफ बुद्धिज्म, जहाँ पे हम ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करते हैं एंड हम मठ में रहते हैं. आपने मठ में मोनास्ट्रीज में देखा होगा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो मरून कलर का कपड़ा पहन के और बाल मुंडवा के, वैसी कुछ ब्रह्मचर्य वाली लाइफ. तो ये बुक उस बारे में है, सौंदरानंद. इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी, वो थी सूत्र अलंकार. ठीक है, फिर हम आते हैं नागार्जुन पे. अब देखो, नागार्जुन वॉज कॉल्ड इंडियन आइंस्टाइन. ठीक है, इन्होंने प्रपोज की थी एक स्कूल ऑफ थॉट, एक विचारधारा इन्होंने प्रपोज करी थी, माध्यमिक स्कूल. देखो माध्यमिक स्कूल वही है, मिडिल पाथ जो बुद्धिज्म में आता है कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज़ की लाइफ नहीं जीनी है, एक मध्यम मार्ग, एक बैलेंस पाथ जीना है, विच कैन बी अटेंड थ्रू राइट विजन, राइट थॉट, राइट कॉन्डक्ट. वो हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो दैट इज़ माध्यमिक स्कूल. जो नागार्जुन का जो माध्यमिक स्कूल है वो दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम शून्यवाद. ठीक है, शून्यवाद इनकी प्रपोजल था और वहीं से माध्यमिक स्कूल का ओरिजिन होता है. शून्यवाद की डिटेल में मत जाएं, बस इतना समझ लें कि इट सेज दैट एवरीथिंग इज एम्प्टी. nothing in the world, whether it's living and non-living, has an independent existence. Everything is empty. इतना ही है, काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थॉट है.
अगर आप फिलॉसफी में डिग्री करोगे, रिलीजन में डिग्री करोगे, तब जाके आपको ये कुछ हद तक समझ में आएगा. एंड ही गेव अनदर थ्योरी. अब इनको इंडियन आइंस्टाइन इसलिए भी बोला गया बिकॉज ही गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने भी दी थी बाद में आके. एंड ही सेज, रिलेटिविटी क्यों बोला जा रहा है, इनका थॉट ये था कि किसी भी चीज़ को हम शॉर्ट बोलते हैं कि ये जो रस्सी है ये छोटी है, तो जो छोटी बड़ी जो वर्ड्स हैं, दिस इज़ इन कंपैरिजन टू समथिंग, रिलेशन टू समथिंग, दिस इज़ इन रिलेटिविटी टू समथिंग. दैट शॉर्टनेस ऑफ अ लेंथ इज़ इन कंपैरिजन टू अ बिगर लेंथ. मोटा मोटा अगर आपको आपकी भाषा में मैं बताऊं तो आरजी गिरी कॉलेज में होती है रिलेटिव ग्रेडिंग, वही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरे 70% मार्क्स बने, बट देन आई गॉट टू नो कॉलेज में कि भाई 70% मिनिमम मार्क्स बने हैं सबके, 70% से नीचे किसी स्टूडेंट के आए ही नहीं हैं, सबके 80% आए हैं या 90% आए हैं. तो दैट मीन्स जिसके 70% आए हैं उसको लोवेस्ट ग्रेड मिलेगा, यानी कि उसको डी मिलेगा, एंड शायद 90 या 95% वाले को ए मिलेगा. दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ग्रेडिंग, दैट इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है. इसके बाद एक मथर करके या माथुर इसकी प्रोनाउंसिएशन है. ही वॉज एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर. चरक, अब चरक और सुश्रुत, ये आप इनकी टाइमलाइन याद रखिएगा. दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क. चरक को बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेद, एंड चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, यानी कि इनकी जो थॉट्स थे, इनकी जो किताब का नाम है चरक संहिता. और सुश्रुत हु वाज द फादर ऑफ सर्जरीज. उस टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी, उस टाइम पे राइनोप्लास्टी हो रही है, उस टाइम पे क्या क्या बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं, सुश्रुत ने करी थी वो. तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट इन एंशिएंट इंडिया. के प्लास्टिक सर्जरी जो आज भी इतनी पॉपुलर है, वो उस टाइम पे वी हैड ऑलरेडी अचीव्ड. अब एक और नाम आता है आगीसिलॉस. आगीसिलॉस एक ग्रीक इंजीनियर था, वो भी कनिष्क के टाइम पे आता है. इन्होंने पुरुषपुरा नाम का एक स्तूप था जो कि आज के पेशावर में है, वो इनकी गाइडेंस के अंडर बना था. इसको आप याद रखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इसको ये भी बोलते हैं, पुरुषपुरा जो ये स्तूप है, शाह जी की ढेरी, ऐसा कुछ दिखता है ये. ठीक है. तो पेशावर में है. कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में ये सवाल पूछा जा सकता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड ये सवाल पूछा जा सकता है. देन वी हैव वासुमित्र. वासुमित्र वॉज ऑल्सो, वन थिंग टू नोट हियर इज कि नागार्जुन एंड अश्वघोष ये महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, बट इनका अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है 2003 की एक रिसर्च है, नॉट वेरी लेटेस्ट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये एक्चुअली दे डोंट बिलोंग टू दैट पीरियड ऑफ महायान, बट दे बिलोंग टू महासंगिक स्कूल. बुद्धिज़्म के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था महासंगिक एंड सर्वस्तिवाद. ठीक है. ये उस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते थे विच प्रिसीडेड महायान बुद्धिज़्म, यानी कि इस दो स्कूल ऑफ थॉट्स में से ही आगे जाके महायान निकल के आया था. तो अश्वघोष, नागार्जुन ये दोनों इस स्कूल ऑफ थॉट के थे, एंड वासुमित्र भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के थे. ठीक है. एंड इन्होंने किताब लिखी थी महाविभाष. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये याद रखनी है. यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कुषाण साम्राज्य. अब हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया में. यहाँ तक हम बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की. अब हम चलते हैं इंडिजिनस रूलिंग डायनेस्टीज़. यहाँ तक अब हम फॉरेन रूलर्स का हमारा एरिया 1/3 ऑफ दिस लेक्चर इज़ ओवर. इंडिजिनस रूलिंग डायनेस्टीज़ में हम पढ़ रहे हैं शुंगास, कावास और सतवाहनास, या शुंग, कावा एंड सतवाहन. अब जो शुंग थे, शुंग जब भी आपके दिमाग में आएगा, डू रिमेंबर दैट दे वर वेरी क्रूअल टुवर्ड्स बुद्धिज़्म. दिस वॉज वन सच एम्पायर. बाकी आपने सारे 99% एम्पायर जो पढ़े होंगे, दे सपोर्टेड, दे पेट्रनाइज्ड बुद्धिज़्म. फंडिंग देते थे, पैसे देते थे, स्तूपा बनवाओ, ये करो. शुंग वॉज वन सच एम्पायर जिन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट नहीं किया, वो दबाते थे.
बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रमोट हिंदुइज्म। तो शुंग के ही जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, जिसका मैंने आपको बताया कि ही वॉज द वन हु किल्ड बृहद्रथ, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, एंड इसके मरने के बाद, बृहद्रथ के मरने के बाद ही मौर्यन एम्पायर के बाद में शुंग एम्पायर शुरू होता है। इसकी शुरुआत होती है मगध में, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो ये है शुंग एम्पायर, ये इनकी कैपिटल है पाटलिपुत्र। मगध एम्पायर कहाँ तक स्प्रेड है? सगल, दिस इज सियालकोट ऑफ करंट पाकिस्तान, यहाँ तक इनका स्प्रेड है, विदिशा तक इनका स्प्रेड है। विदिशा इनकी सेकंड कैपिटल, आगे वाला कोई रूलर आएगा शुंग एम्पायर का, तो 2 कैपिटल्स थी इनकी, विदिशा में भी कोर्ट इनका चलता था, एंड देन मेन थी इनकी पाटलिपुत्र। अब इनके सोर्सेज देखो, सोर्सेज कौन से थे, किस सोर्सेज में से हमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है? फर्स्ट इज गंगा संहिता, देन वी हैव महाभाष्य ऑफ पतंजलि। पतंजलि, आज वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि ऋषि पतंजलि, उन्होंने किताब लिखी थी महाभाष्य। एंड देन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यवदन। फिर उसके बाद आता है मालविकाग्निमित्रम ऑफ कालिदास। ठीक है, कालिदास आगे हम पढ़ेंगे, मालविकाग्निमित्र में मिलता है। देन बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित, अब हर्षवर्धन पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम पढ़ेंगे, अगले से अगला चैप्टर होगा कि बाण भट्ट कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के टाइम पे, उन्होंने बुक लिखी थी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी, एंड उसमें शुंग वंश का मेंशन मिलता है। अब इनकी 2 कैपिटल पाटलिपुत्र एंड विदिशा। अब थोड़ी सी मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं। फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग, फिर आएंगे अग्निमित्र, फिर आएंगे भागभद्र, जो कि विदिशा में अपना कोर्ट हेल्ड करेंगे। ठीक है, अब होल्ड करेंगे, यहाँ तक हो रहा था पाटलिपुत्र में, भागभद्र विदिशा में अपना कोर्ट होल्ड करते हैं। एंड द लास्ट रूलर इज देवभूति, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए थे। वैदिक एंड पोस्ट वैदिक वाला चैप्टर में हमने किया था कि अश्वमेध क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। अश्वमेध में किसी राजा को अगर अपना प्रताप दिखाना है, किसी राजा को अगर डोमिनेंस दिखानी है, अपनी लीडरशिप दिखानी है आसपास के किंगडम्स में, तो ही यूज्ड टू डू दिस अश्वमेध यज्ञ। कैसे? वो अपने सबसे बढ़िया घोड़े को दौड़ाता था, उसको ट्रिगर करके उसको दौड़ाता था, एंड वो घोड़ा आसपास के किंगडम्स में जा रहा है, जिस किंगडम में वो घोड़ा दौड़ रहा है एंड उसके रूलर ने उसको नहीं रोका, तो वो एरिया जो मेन रूलर है जिसका वो घोड़ा है उसके अंडर हो गया। जिसने रोका फिर उसको ओरिजिनल किंग के साथ लड़ना पड़ेगा, एंड लड़ाई में फिर जिसकी जीत होगी उसका वो किंगडम। बेसिकली आप, अगर आपके एरिया में घोड़ा आ गया वो, तो आपको अपने किंगडम के डिफेंस के लिए उस घोड़े को चैलेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, एंड इसका मेंशन हमें मिलता है अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन में। ये इंपॉर्टेंट रखना याद, अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन में पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों का मेंशन मिलता है, जो कि किंग धन ने बनाई थी। अब अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि शुंग एम्पायर में बुद्धिज्म के अगेंस्ट बहुत क्रूरल्टी थी, बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज मेंशन्ड इन दिव्यवदन विच इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अगर ऑल्सो बरहूत स्तूप जो है विच इज़ इन मध्य प्रदेश, ये शुंग के टाइम पे बना था, बट इट वॉज नॉट पेट्रनाइज्ड बाय शुंग। शुंग ने कोई इसमें दान, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करी थी, ये शुंग के क्रूएलिटी होने के बावजूद बरहूत स्तूप बना था, एंड दिस वॉज पेट्रनाइज्ड, दिस वॉज फंडेड बाय जो एक फ्यूडेटरी था शुंग के एम्पायर में ही। ठीक है, उन्होंने इसको फंड किया था। तो डू रिमेंबर दिस कि हाँ, शुंग के टाइम पे भी मध्य प्रदेश में बरहूत स्तूप बना था। अब ये देखो, अब मैंने आपको बताया था कि शुंग साम्राज्य के इंडो ग्रीस के साथ अच्छे रिलेशंस थे, मैंने अभी इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला है, बट वो अच्छे रिलेशन बाद में हुए हैं। जो पुष्यमित्र शुंग था वो लड़ा था, बैक्ट्रियन जब अटैक होता है तो उसने डिमिट्रियस I को हराया था। ठीक है, एंड बाद में जब एक और नेक्स्ट कोई रूलर आता है शुंग के टाइम पे, उसके टाइम पे वहाँ से जो इंडो ग्रीक्स थे उनका एक
एम्बेसडर आता है हीलियोडोरस एम्बेसडर आता है, और यहाँ से हमें गरुड़ पिलर से पता चलता है कि इंडो ग्रीक्स के शुंगा के साथ अच्छे रिलेशन थे। दिस इज गरुड़ पिलर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फ्रॉम हियर वी गेट टू नो दिस। अब इसके बाद आ जाओ कि सिमुक, अब यहाँ पे हमारा देवभूति वॉज द लास्ट रूलर। देवभूति वॉज मर्डर्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वासुदेव, वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब आता है हमारा सिमुक। सिमुक वॉज, वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कांव डायनेस्टी, जो कि ही मर्डर्स देवभूति एंड फिर कांव वंश शुरू होता है। बट कांव के बाद आता है सतवाहन वंश, विच वॉज फाउंडेड बाय सिमुक, एंड he overthrew the last ruler of Kama, Sushirman. So the last ruler of Shunga was Devbhuti. Devbhuti gets killed by काम वंश का जो राजा था वासुदेव, एंड वासुदेव के बाद जब काम वंश शुरू होता है तो काम वंश का जो लास्ट रूलर था सुशर्मन, दैट गेट्स किल्ड बाय सतवाहन का जो फाउंडर था सिमुक, एंड दैट्स हाउ सतवाहन वंश की शुरुआत होती है। अब काम की एरिया देख लो, काम वंश ये है, एंड सतवाहन इज वेरी मच स्प्रेड आउट। सतवाहन में इनको आंध्रास भी बोलते हैं। मेन जो इनका कल्चर था, मेन जो इनके लोग थे, दैट वाज जो आज का आंध्रा और तेलंगाना है, ठीक है। एंड कुछ कुछ एरिया फिर इधर महाराष्ट्र का भी आ गया, गुजरात का भी आ गया, मध्य प्रदेश कर्नाटक का भी आ गया, बट मेन दे वर कॉल्ड आंध्रास। तो सतवाहन जब आपके दिमाग में आता है तो आंध्रास आना चाहिए आपके दिमाग में। फिर जो नानेघाट केव इंस्क्रिप्शन है, जो कि पुणे के पास एक जगह है, पुणे और मुंबई के बीच में एक जगह है नानेघाट, वहाँ से हमें पता चलता है कि ब्राह्मण, वो ब्राह्मण्स कहलाते थे, देवर फ्रॉम ब्राह्मण डिसेंट, अपने आप को वो ब्राह्मण बोलते थे, एंड कृष्ण की पूजा करते थे। अब शैविज्म वॉज प्रैक्टिस्ड बाय कुषाण पीपल, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वैष्णविज्म, ये कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वासुदेव की पूजा कर रहे हैं। अब इनका एक ना बहुत ही स्पेशल टाइटल था दक्षिण पथपति, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। क्यों सतवाहंस को दक्षिण पथपति बोला जाता था? क्योंकि इनका एरिया ऑफ कंट्रोल देखो, सच अ वास्ट एरिया ऑफ कंट्रोल। अब किसी नॉर्थ के बंदे को, किसी नॉर्थ के रूलर को अगर यहाँ पे साउथ में घुसना है तो यहाँ पे विंध्यास माउंटेन्स हैं और उसके थ्रू पासेस हैं, यानी बहुत ही लिमिटेड एंट्री है साउथ इंडिया में घुसने के लिए। जो रूलर उस पास से निकलेगा वो बेसिकली सतवाहन साम्राज्य के अंदर घुस चुका है। तो जब तक वो सतवाहन के रूलर को हराएगा नहीं, ही कैन नॉट एंटर साउथ इंडिया। तो बेसिकली साउथ सतवाहन वर द कंट्रोलर्स ऑफ दक्षिण पथ, दे वर द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, ठीक है। इसलिए उनको बोला जाता है दक्षिण पथपति के, भाई हमें हराओगे तभी साउथ इंडिया में घुस पाओगे, अदरवाइज वी आर द कंट्रोलर्स ऑफ दिस एरिया। तो डेक्कन वाला एरिया जो कि आज का महाराष्ट्र है और आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, ये कंट्रोल था। तो साउथ तक कोई पहुंच नहीं पाता था, ठीक है। फिर इनका एक अगेन जैसे कनिष्क के टाइम पे या मौर्य के टाइम पे उनका वंश पीक पे पहुंचता है, सतवाहन के टाइम पे जो पीक आती है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही महान राजा थे सतवाहन एम्पायर के। इन्होंने शाक्स को हराया था, शाक्स का अटैक। अब देखो गुजरात तक है, यहाँ तक शाक्स का रूल था नॉर्थ वेस्ट तक। तो यहाँ पे इन्होंने शाक्स को हराया एंड ही डिस्ट्रॉयड मैनी क्षत्रिय रूलर्स। और क्षत्रियों को हरा के फिर जब ब्राह्मण का, अपने आप को ये ब्राह्मण कहलाते थे, तो फिर इन्होंने अपना टाइटल अपनाया था कि एक ब्राह्मण, ओनली ब्राह्मण्स रूल। एंड इनके बारे में हमें पता चलता है, कौन सी इंस्क्रिप्शन है? नासिक इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पता चलता है। अब इनके टाइटल्स क्या थे? महाराज, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, गॉड्स ऑफ द गॉड्स, ठीक है, एंड राजा। तो ये जो दो टाइटल हैं, ये बहुत यूपीएससी या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप पढ़ेंगे तो राजा टाइटल किसने लिया था?
महाराज टाइटल किसने लिया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। एक शायद साउथ इंडियन मूवी भी है गौतमीपुत्र सतकर्णी में, देख सकते हैं आप या टाइम हो तो। ये है मूवी के एक्टर, दिस गाय इज गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड ये है आपकी नासिक, ये है आपकी नासिक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं। अगेन यूपीएससी हैज़ अ नैक ऑफ आस्किंग दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट इंडिया। तो हम देख लेते हैं। महातारक, महातारक मतलब शैम्बरलेन, शैम्बरलेन इज प्रबंधक, प्रबंधक यानी जो अरेंजमेंट्स करता है। फिर भंडार गरिकाज, भंडार से ही आप रिलेट कर सकते हैं, भंडार की बात हो रही है तो स्टोर कीपर्स की बात हो रही है। देन हेरानिकाज, हेरानिक होते थे ट्रेजरर्स, जो आपकी तिजोरी या पैसे कहाँ रखे हैं, शर्फियाँ कहाँ रखी हैं, कोष कहाँ रखा हुआ है राजा का, वो उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती थी। फिर निबम धारक्स, निबम धारक्स आर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। तो दीज आर ऑल ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स। प्रतिहारस कौन है? गेट कीपर्स। एंड दूतक थे ऑनवॉइस। ठीक है, किसी भी दूसरे किंगडम के साथ आपको अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहिए तो आप अपने दूत, अपने ऑनवॉइस भेजते थे। ठीक है, तो ये दूतक का रोल होता था। एंड यहाँ पे वी एंड नेटिव रूलर्स, जिन्होंने इंडिजिनस रूलर्स थे, जिन्होंने सेंट्रल ईस्ट और डेक्कन वाले एरिया में रूल किया आफ्टर मौर्यन एम्पायर। बृहद्रथ को मारने के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कांवास आए एंड कांवा के बाद सतवाहन आए। अब आ जाओ हम साउथ। अब हमने अभी तक हमने नॉर्थ वेस्ट के जो रूलर्स थे उनकी बात कर ली मौर्यन एम्पायर के बाद, यहाँ पे किसने रूल किया उसकी बात कर ली। नाउ वी कम टू दिस एरिया साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इस टाइम पे 200 BC से 300 AD के टाइम पे चल रहा था रूल। तीन बहुत ही पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग तीन किंगडम्स थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। एंड जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा, ठीक है, वैसे ही इनके आपस में बहुत वॉर्स, बहुत ही लड़ाइयाँ होती थी। ये एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे। दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। तो इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं और फिर इसी टाइम में हम संगम लिटरेचर, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही सुनहरा आर्ट से रिलेटेड बहुत ही सुनहरा टाइम था, उसकी बात करेंगे। तो ये जो तीन किंगडम्स थे देवर चोलास। अब ये जो चोला है दीज आर अर्ली चोलास, क्योंकि यहाँ पे हम 300 BC से 300 AD की बात कर रहे हैं। जो बाद वाले चोला आएंगे जिसके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, दोज दैट इज 8 से 12 सेंचुरी वाले हैं, वो उनकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर लें अर्ली चोलास की, जो कि संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। 300 BC से 300 AD की बात हो रही है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ पे तीन किंगडम्स हैं। अब इन किंगडम्स का जो मिलन है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है, उसको तमिज़क्कम भी बोलते हैं। तमिज़क्कम इज अ मलयाली वर्ड। जब ज आता है ना, साउंड ज आती है, दैट इज अ मलयाली वर्ड। एंड तमिल रेल्म भी बोलते हैं, तमिल कंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक सॉइल से रिलेटेड जो आपकी आइडेंटिटी होती है, दैट वी बिलोंग टू दिस रीजन, वो आइडेंटिटी यहाँ पे इन रूलर्स के टाइम पे स्ट्रांग होती है, बिकॉज ईच ऑफ दीज 3 रूलर्स वर वेरी स्ट्रांग। इनका किंगडम बहुत स्ट्रांग था। एक दूसरे पर जब अटैक होता है तो पेट्रियोटिज्म, तो नेशनलिज्म की भावना जागती है। दैट लेड टू वेरी स्ट्रांग आइडेंटिटीज ऑफ दीज 3 किंगडम्स। यहाँ पे बात कर लेते हैं पांड्यास। अब पांड्यास कहाँ रूल कर रहे हैं? यहाँ पे जो आज का तमिलनाडु है वो है काफ़ी हद तक मोटा मोटा वो पांड्यास के अंडर था। कुछ इनके पास श्रीलंका वाला एरिया भी था। एंड बिकॉज दे आर ऑन द कोस्ट, ऑल दीज आर ऑन कोस्ट, दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। एंड पांड्यास वर नोन फॉर पर्ल्स, किंगडम नोन फॉर पर्ल्स। इनका एम्बलेम था, इनके झंडे पे निशानी थी इनकी 2 मछलियाँ ऊपर को देख रही हैं, फिश। ठीक है, एंड अब ये जो सारे किंगडम्स है ना, इनकी 2 कैपिटल्स होती थी। एक इनलैंड कैपिटल जो लैंडलॉक्ड होगी, आसपास लैंड होगा, और फिर एक कोस्टल कैपिटल जो समुद्र किनारे होगी। तो पांड्यास की जो कैपिटल 2 थी, एक तो मदुरई और एक कोस्टल कैपिटल। कोरकई वॉज अ वेरी ग्रेट, वेरी गुड सी पोर्ट, जैसे आज की तारीख में चेन्नई है, वैसा कुछ। तो कोरकई
कोस्टल कैपिटल मदुरई, इनलैंड कैपिटल, फर्स्ट रूलर. अब ये दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल इफ यू वांट टू रिमेंबर आई हैव मेंशन्ड इट हियर. मुदुकुदुमी इनके फर्स्ट रूलर थे. नेंदुजेलियन सबसे प्रतापी, सबसे स्ट्रॉन्ग जो इनके रूलर रहे हैं, जिन्होंने इस एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग किया, वो थे. एंड टेरिटरीज और टाइटल्स आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंशन्ड. करंट जो तमिलनाडु है मेनली वो पांड्यास के अंडर था. ये सी पोर्ट्स आप याद रखें, यूपीएससी प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग आया था कि उन्होंने कुछ शहरों के नाम मेंशन किए और फिर उन्होंने बोला कि इन एंशिएंट इंडिया वर दे नोन फॉर ग्रेट सी, मतलब ये क्या थे, ग्रेट आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे या सी पोर्ट्स थे या क्या क्या थे. तो सी पोर्ट थे. कोरकैयन, सल्लियूर वर ग्रेट सी पोर्ट्स. फिर आते हैं चोलास, इनको चोल मंडलम भी बोलते हैं इस एरिया को. इनका झंडे रेड कलर का था और उस पर दिखता था हमें टाइगर विच इज़ इन मोशन. इट इज़ अबाउट टू अटैक एंड इट इज़ वेरी एंग्री. उसकी पूंछ भी मोशन में है. इनकी भी 2 कैपिटल्स थी, उरल्यूर एंड पुहार, जो आज की तारीख में कावेरीपट्टनम है. कावेरीपट्टनम अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड सी पोर्ट, पुहार जो है. एंड इनके जो फर्स्ट रूलर था एलारा, बट द मोस्ट फेमस ऑफ चोल रूलर वॉज करिकाल. अब करिकाल की स्टोरी ये है कि बचपन में इनके साथ एक हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था और इनकी जो टांगे थी वो जल गई थी. ठीक है, बट ही वॉज ही एंडेड अप बीइंग द मोस्ट फेमस ऑफ चोला रूलर्स. ठीक है, एंड इन्होंने पुहार यानी कि कावेरीपट्टनम जो आज की तारीख का है उसको इन्होंने फाउंड किया था, उसको इन्होंने बसाया था. एंड करंट जो एरियाज इसके आते हैं दैट इज तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स, जो ये वाला एरिया है चोलास, ये एरिया देख लो आप. ठीक है, एंड पुहार वॉज अ वेरी गुड सी पोर्ट. अगेन जो सी कैपिटल होगी आपकी, जो कोस्टल कैपिटल होगी, दैट वो डेफिनेटली एक अच्छा सी पोर्ट भी होगी. रिवर कावेरी के किनारे था. एंड ऑल्सो कावेरी से याद आया, करिकाल वॉज नोन फॉर बिल्डिंग फ्लड बैंक्स. इन्होंने कावेरी नदी के किनारे कि जब उसमें फ्लड आता है तो उसके पानी से आसपास के जो गांव है वो तबाह ना हो जाए, उन्होंने फ्लड बैंक्स बनाए, मतलब उस रिवर को गार्ड किया, वहाँ पे दीवारें बनाई ताकि बाहर ना आए वो पानी, अंदर रहे, बाकी आसपास की जो पॉपुलेशन है उसमें फ्लड ना पहुँचे. ठीक है, लास्ट जो हमारा है तीनों में से वो है चेरास, जो कि केरल पुत्र भी बोलते थे इनको. केरला वाला जो आज का एरिया है दैट इज रूल्ड बाय चेरास. एंड इनके झंडा था बो, तीर कमान. ठीक है, इनकी एक ही कैपिटल थी, इनका कोई कोस्टल ऐसा नहीं था. वंजी इनकी कैपिटल थी. एंड इनका जो सबसे फेमस रूलर था दैट वाज सेंगुतुवन थे. फाउंडर जो थे उदयंगराल, बट मेन थे सेंगुतुवन. इन्होंने पट्टिनी कल्ट, देखो पट्टिनी कल्ट जो गॉडेस कन्नगी थी. अब इस पट्टिनी बोला जाता है गॉडेस कन्नगी, देवी कन्नगी. ठीक है, जो देवी कन्नगी की पूजा करते हैं वो पट्टिनी कल्ट से बिलोंग करते हैं. उसकी शुरुआत और उसके स्प्रेड में सेंगुटुवन प्लेड अ बिग रोल, स्पेशली इन दिस एरिया, चेरास वाला एरिया, केरल वाला जो एरिया है. ठीक है, एंड फिर दिस स्प्रेड आउट टू श्रीलंका ऑल्सो एंड नेबरिंग एरियाज ऑल्सो. एंड इनके जो मेन सी पोर्ट्स आते हैं मुजीरीज एंड तोंडी. तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पुहार और कोरकई भी याद है दैट इज मोर देन इनफ. फिर नेक्स्ट हम आते हैं संगम एज. अब यही पीरियड हम क्या बात करें, जब मैंने चैप्टर शुरू किया है वी वर टॉकिंग अबाउट 200 BC से 300 AD. ठीक है, इसी के अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम को संगम एज भी बोला गया है. संगम एज मतलब संगम होते थे, मिलन होता था, असेंबलीज यानी सभाएं होती थी बहुत बड़े बड़े ग्रेट पोएट्स की. ये जो 3 किंगडम्स थे चोलास, चेरास, पांड्यास, यहाँ से बहुत बड़े बड़े कवि इकट्ठे होते थे, संगम होता था, उनकी असेंबलीज, वहाँ पे वो डिस्कस करते थे, काफ़ी कुछ आर्ट डिस्कस करते थे. और इसी टाइम में बहुत अच्छे अच्छे महाकाव्य, बहुत अच्छे अच्छे एपिक्स लिखे गए. एंड ये इनका पीरियड देख लो तो टोटल ना 3 संगम हुए थे. अब ये थोड़ा इसको माइथोलॉजी से भी रिलेटेड माना गया है क्योंकि इनके जो पीरियड्स बहुत लंबे लंबे हैं, तो थोड़ा मिथिकल है ये कि हाँ ऐसी सभाएं होती थी भी कि नहीं, बट वी विल कंसिडर इट ट्रू.
फर्स्ट संगम जो हुआ था वो हुआ था तेनमदुराई। अब ये तीनों के तीनों जो संगम हैं ये पांड्यास की टेरिटरी में हुए हैं। यहाँ पे पांड्यास जो करंट वाला तमिलनाडु है, ये जो पिंक वाला एरिया है, यहाँ पे ही तीनों संगम हुए हैं। तो द फर्स्ट संगम इट वाज हेल्ड इन तेनमदुराई एंड कहते हैं कि ये 4440 साल तक चला। ठीक है, 9600 BC, 9600 BC समझ रहे हो आप? प्री हिस्टोरिक इंडिया में चले गए हम, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही। तो 9600 BC से 5200 BC की बात कर रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया में संगम हो रहा है, यानी बहुत ग्रेट पोएट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इट वॉज चेयर्ड बाय अगस्त्य, स्कॉलर थे, कवि थे बहुत फेमस। इन्होंने प्रिजाइड किया था। एंड इस टाइम पे जो भी बुक्स या जो भी लिटरेचर लिखा गया वो अभी हमारे पास नहीं है, तो वी डोंट नो। सेकेंड संगम होता है कपटपुरम में, अगेन पांड्या वाली टेरिटरी में। दिस वॉज फॉर 3700 ईयर्स, अगेन अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड इसको प्रिजाइड किया था तोल्कापियर, ऋषि तोल्कापियर थे, इन्होंने किताब लिखी थी तोल्कापियम। ठीक है, एंड ये अगस्त्य के ही चेले थे, उन्हीं के ही शिष्य थे। थर्ड जो संगम हुआ था दैट वाज हेल्ड इन मदुराई, अगेन इन पांड्या किंगडम, एंड ये हुआ था 1850। तो दीज ईयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट दीज ईयर्स डिपिक्ट के इट माइट बी मिथिकल, शायद असली में ऐसा नहीं होता होगा। एंड चेयरमैन थे इनके नक्कीरार। एंड इट कवर्स द इंटायर संगम लिटरेचर का जो भी हमारा आज का मेन लिटरेचर है दैट केम फ्रॉम द थर्ड संगम। ठीक है, अब संगम की जो लिटरेचर है मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम्स, मतलब गरीबी कहीं है ही नहीं। नेचर वाइज बहुत अमीरी, यानी कि पेड़, जंगल, एनिमल्स, हाथी हैं तो बहुत बड़ी बड़ी हाथियों की फौज है, सेना है। ठीक है, जो युद्ध में यूज़ हो रहे हैं। लोग इतने अमीर हैं, पीपल आर वेरी रिच एंड सेटिस्फाइड, किसी चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं है। तो दिस वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ये संगम लिटरेचर से हमें देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी वाइज, एग्रीकल्चर वाइज दे वर एट पीक, मतलब हर तरीके से इसको कह लो, जैसे गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला गया ना, ये भी हर तरीके से, फ्रॉम मिलिट्री, फ्रॉम डिफेंस, फ्रॉम एग्रीकल्चर, फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी एंगल संगम लिटरेचर बोलता है कि दिस एरिया वॉज वेरी रिच एंड प्रॉस्परस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस इनके बहुत अच्छे थे। यहाँ पे रोमन कॉइन्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आप उनके ग्रीक्स के साथ, रोमन्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, अब कुछ और बात कर लेते हैं। अगत्तियम जो थे उन्होंने तमिल ग्रामर वाली बुक लिखी है। अगत्तियम इज द नेम ऑफ द बुक विच इज रिटन बाय अगत्तियार। जैसे तोल्कापियर ने लिखी है तोल्कापियम, अगत्तियार ने लिखी है अगत्तियम। एंड तमिल लैंग्वेज जो थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी लॉर्ड शिवा के थ्रू, शिव के बारे में बात करके। एंड तिरुकुरल डील्स विद फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिम्स, ये भी एक किताब है। ये टॉक्स अबाउट फिलोसफी, जैसे हम सूक्ति बोलते हैं, सूक्ति, ठीक है, लोकोक्ति, वैसी चीज़ें यहाँ से हमको जानने को मिलती हैं। फिर जो दो बड़े बड़े तमिल एपिक्स हैं, शिलपदिकम एंड मणिमेकले, ये बहुत बहुत फेमस बुक्स हैं। ये भी इसी टाइम में संगम लिटरेचर से ही, इसी पीरियड से बिलोंग करती हैं। दीज वर कंपोज अराउंड 6th century AD। तो जो 300 से BC से 300 AD है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट टाइम। 6th century में, यानी कि 600 AD के टाइम पे भी जो किताब लिखी गई है दैट बिलोंग्स टू द टाइम ऑफ संगम लिटरेचर, शिलपदिकम एंड मणिमेकले। इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं, शिलपदिकम किसने लिखी, किस बारे में बात करेगी, फलाना ढिमका। ये हम आर्ट एंड कल्चर का अगर हमारा कोर्स शुरू होता है तो देयर विल डिस्कस सारी फुल कलेक्शन ऑफ बुक्स, किसने लिखी, क्या लिखा गया था, क्या कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पे इतना याद रखिए कि ये संगम एज से, संगम लिटरेचर से लिंक करती हैं ये दो किताबें। एंड यहाँ पे हमारा पूरा खत्म होता है पोस्ट मौर्यन एरा। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे गुप्ता एज विच इज कॉल्ड द गोल्डन एज, इस पे मेंस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। तो टिल देन, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।